जय हिंद दोस्तों। आज के हम लोग इस वीडियो में समझेंगे अमाशय के बारे में। क्या चीज? अमाशय के बारे में। क्योंकि देखिए पिछली वीडियो जो हम बना चुके हैं, पहले हम पढ़ा चुके हैं कि मुख क्या होता है, मुख में क्या चीज होता है, दांत पढ़ा दिए हैं, लार होता है, जीभ होता है, सब पढ़ा दिए हैं, दांत वो सब पढ़ा दिए मुख में। उसके बाद पाचन क्या होता है, ये सब सारी चीजें पढ़ा दी हैं। उसके बाद हमको पढ़ाना था अभी ग्रास नली। आप लोगों को बताए थे कि ग्रास नली भी पढ़ाना है। आज ग्रास नली हम आशा पढ़ाते हैं अभी। और देखिए ध्यान से पिछले टॉपिक काम करने से रिवाइज करते हैं। एक बात बता बबुआ तनी से, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। देखिए दांत हमारे पूरे जीवन काल में 52 आता था। पूरे जीवन काल में दांत कितने आते थे? 52। एक बात बताओ, 52 दांत आते थे, उसमें दो प्रकार के होते थे। एक क्या होता था, एक होता था वो अस्थाई, एक होता था स्थाई। स्थाई मतलब क्या होता था? परमानेंट। अस्थाई मतलब टेम्पोररी। अस्थाई मतलब टेम्पोररी। ये दांत होते थे जो अस्थाई होते थे, वो टूट जाते थे, उन्हें कहता था दूध का दांत। और याद करिए जो नहीं टूटता था उसको कहते हैं स्थाई दांत, यानी कि परमानेंट। वो 32 होते थे। ये सब हम बता दिए थे। दूसरी बात ये भी बताए थे कि लार के बारे में, कि जो लार होता है महिलाओं में 1.5 लीटर निकलता है और पुरुषों में क्या निकलता है बबुआ? 1 लीटर। और पूरे अगर मिला जुला के बोला जाए तो 1 से 1.5 लीटर पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। और आपको ये भी बताया जाता है कि लार में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक लाइसोजाइम होता है और एक टाइलिन नामक एंजाइम होता है। एक लाइसोजाइम हो गया, एक क्या हो गया? टाइलिन। तो लाइसोजाइम क्या करता था? जीवाणुओं को मार देता था। लाइसोजाइम क्या करता था? जीवाणुओं को मार देता था। और जो टाइलिन होता था वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता था। ये सब हम बता चुके थे, समझ गए। अब हम अगले बताएंगे आज ग्रास नली क्या होती है, अमाशय क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। इससे पहले कि जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके यहाँ हर वीडियो पहुंचते रहे। समझ में? बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। अभी पढ़ाई करना का उम्र है, पढ़ लीजिए बबुआ। नहीं तो बोर्ड का पेपर में वही 56%, 52% आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रास नली। क्या पढ़ेंगे? ग्रास नली। ग्रास नली को अंग्रेजी में कहते हैं ओइसोफेगस। क्या कहते हैं? ओइसोफेगस। समझिए ध्यान से, जो ग्रास नली होता है उसका कहते हैं ओइसोफेगस। बाबू हम आपको एक चित्र बनवाए थे ऐसे, याद है कुछ? बस हमको भी यहीं तक पढ़ना है। देखिए जितना पढ़ते जाएंगे उतना बनाते जाएंगे। बाकी अंतिम के दिन पूरा हम बता देंगे कि कहाँ कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ में आए बबुआ? देखिए ये सब हम मान लीजिए बनाए थे उस दिन। ऐसे होता है, ये बड़ी हाथ हो गया, इन होता है, बनाए थे इतना। ये हो गया बड़ी हाथ। देखिए हम बताए थे कि ये जो ग्रास नली होती है, ये देखिए ग्रास नली इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? इसी को हम लोग कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली। समझिए ध्यान से, इसको कहते हैं ग्रास नली, अंग्रेजी में ओसोफेगस कहते हैं। और यहाँ पर हम बताए थे मुख गुहिका होती है। क्या होती है? मुख गुहिका। यहीं से हम लोगों का देखिए, यहीं से फूड भी जाता है और यहीं से विंड भी जाता है। मतलब यहीं से हवा भी जाता है और यहीं से खाना भी जाता है, दोनों जाता है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे ही भोजन जाता है तो ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली में तो भाई देख रहे हैं मुट्ठी पे किया, ये दिख रहे घघेला बोलते हैं। एक दबा देंगे ना तो बोल ही नहीं जाएगा, मर जाएगा ससुरा कहीं का। तो ये होता है कि इसमें से खाना भी जाता है, विंड भी जाता है। इसी को कहते हैं ग्रास नली। आपको दिख रहा है जो डोडा नियर है, इतना मोटी नली है। अब एक बात बताते हैं, जो ग्रास नली होती है बबुआ, पहली बात तो ये शुरुआत कहां से होती है? ग्रास नली से शुरुआत कहां होती है? ग्रास नली की शुरुआत आप देख रहे हैं मुख गुहिका से होती है। तो यहां पर लिखेंगे ग्रास नली की शुरुआत, ग्रास नली की शुरुआत। जो ग्रास नली की शुरुआत होती है वो मुख गुहिका से होती है। किससे होती है? मुख गुहिका से होती है। ग्रास नली की शुरुआत कहां से होती है? मुख गुहिका। जैसे ये मुख हो गया, वहीं से ग्रास नली हमारा स्टार्ट हो जाता है। और मुख के बाद जो खाना जाता है वो ग्रास नली में जाता है। ये हो गया। अब एक बात समझते हैं, जो ग्रास नली होती है बबुआ इतनी लंबी होती है, कम से कम 34 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती है। ग्रास नली की अगर लंबाई की बात किया जाए कि ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है,
ग्रास नली की लंबाई, ग्रास नली की लंबाई 34 से 35 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 34 से 35 सेंटीमीटर। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 34 से 35 सेंटीमीटर। अब हम आगे देखते हैं कि बबुआ जो ग्रास नली होती है 34 से 35 सेंटीमीटर, वो आगे चल के खुलती कहाँ है? तो देखिए ये जो ग्रास नली है खुलती कहाँ है? यहाँ पर आ जाती है। इसको हम लोग कहते हैं स्टोमक। क्या कहते हैं? स्टोमक। इसी को हम लोग कहते हैं पेट। क्या कहते हैं? पेट। इसको कहते हैं पेट। यानी कि ग्रास नली खुलती कहाँ है बबुआ? पेट में। यानी कि ग्रास नली अमाशय में खुलती है। कहां खुलती है? अमाशय में खुलती है। बोलो इतना तो बेसिक समझ में आया। और ग्रास नली पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? ग्रास नली मुख गोइका से स्टार्ट होती है और अमाशय में जाके ढुक जाती है। ओकरे बाद जो ग्रास नली होती है इसकी लंबाई 34 से 35 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 34 से 35 सेंटीमीटर। उसके बाद बाबू आपको मैं बता दूं कि समझिए ध्यान से, ये जो ग्रास होती है ना ग्रास नली, तो ग्रास नली में फूड भी होता है प्लस विंड भी होता है। यानी कि दोनों पाइप होती है, फूड पाइप एंड विंड पाइप। यानी कि श्वास नली और ग्रास नली, श्वास नली और भोजन नली, ये कही होती है श्वास नली प्लस भोजन की नली। मतलब इस ग्रास नली में दोनों होता है, भोजन भी इसी नली से जाता है, मतलब कि हवा भी इसी माध्यम से जाता है। बोलेंगे सर दोनों एक साथ कैसे जाता है? बाबू आगे के पार्ट में हम पढ़ेंगे कि दोनों कैसे जाता है और हिचकी कैसे आता है। जब मैं श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा तब यहाँ पर बताऊंगा, अभी इसको जिक्र नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर फूड और विंड पाइप दोनों एक ही साथ होते हैं। मतलब यहीं से खाना भी जाता है और यहीं से भोजन भी जाता है। क्या दोनों पेट में नहीं जाता है? नहीं बाबू, यहाँ चलके इसका ना अलग अलग पार्ट हो जाता है। एक घाटी होता है उसको कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। वो हवा को अलग करती है और भोजन को अलग करती है। हवा को भेजती है फेफड़ा में, भोजन को भेजती है अमाशय में। हवा को देखिए ऊपर की ओर दिख रहा है, ऊपर जो सीना है एक कहते हैं फेफड़ा, जस्ट एक नीचे एक अंदर इन्हें है अमाशय। क्या है? अमाशय। यहाँ पर है अमाशय। ये ऊपर का जो सीना दिख रहा है ये होता है आपका फेफड़ा, जिसमें आपका जो हवा जाता है फेफड़ा में जाता है और भोजन नीचे की नली में चला जाता है, वो अमाशय में चला जाता है। समझ में? अब कहेंगे सर जी एक बात बताइए, इसी में कार्टिलेज पाया जाता है। मतलब अब समझिएगा, इसी में मतलब कि ग्रास नली में इसी में कार्टिलेज इसको कहते हैं उपास्थि। कार्टिलेज मतलब उपास्थि पाया जाता है। तो बोलेंगे सर ये क्या होता है? तो सुनिए, जो उपास्थि होता है, आप देख रहे हैं कि ये जो चित्र बना है सी आकार का, उल्टा यू है या फिर सी भी कह सकते हैं। तो यू आकार का जो चित्र दिख रहा है वो आपको कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। इसको कहते हैं उपास्थि। देखिए अस्थि होती है, एक उपास्थि होती है। अस्थि मजबूत होती है, अस्थि क्या होती है? मजबूत। उपास्थि कमजोर होती है, मुड़ जाती है, लचीलापन होता है, उसी को कहते हैं उपास्थि। जैसे आपको भी पता है जेकरे आगे उप लग जाता है वो छोटा हो जाता है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। समझ में आया कि नहीं? सेम उसी प्रकार से ये भी होता है। अस्थि उपास्थि, उपधन अस्थि, अस्थि से तनी छोटा और नरम होता है, वो तो कहते हैं उपास्थि। ये ना देखिए इसको दब भी जाएगा। लेकिन बात ये कि आखिरकार सब जीवन हड्डी काहे के है? अगर इसमें हड्डी रहता तो धान निकल नहीं लेता, इन्हें से झांकने लगता, देखे तो बड़े का है, तुरंत हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एकदम नरम पदार्थ होता है, एकदम नरम होता है ये हड्डी। लेकिन इसका काम क्या होता है? आप सोचिए जरा, अगर ये कार्टिलेज न रहे तो बाबू अब देखें पानी, जैसे कुछ चीज में पानी जाता है पाइप में, तो फंसाने के लिए कुछ होता है, वो बन जाता है। लेकिन अगर ये कार्टिलेज जगह घुसा गया, ये कार्टिलेज का काम होता है इस ग्रास नली को फैला के रखना, इस ग्रास नली को फैला के रखना। कार्टिलेज हो गया मतलब दो पाइप हो गया, ओकरे अंदर एक लकड़ी का काम करता है ताकि ये पचकने से रुक सके, मतलब ग्रास नली पचक न पाए। क्योंकि आपको पता है कि ये ग्रास नली पूरी की पूरी मांस है। बबुआ एक जगह दूध मांस रखे हैं, ऐसे रखे ये आराम से चपक नहीं जाएगा जी। ऐसे रहता तो कहनो कि नहीं चपक पाएगा, लेकिन ऐसे रहेगा दोनों मांस, ये आके को चपक नहीं जाएगा। लेकिन एक दोनों हाथों के बीच में लकड़ी खड़ा कर दिया जाएगा। तब जैसे हम ये मार्कर ले रहे हैं, और मार्कर इसे बीच में लगा दिए, क्या हमारा हाथ नीचे जा पाएगा? नहीं। यही मान लो कार्टिलेज का काम करता है कि हमारे हाथ के नीचे आने से मतलब रोक रहा है। तो यहाँ पर कार्टिलेज क्या काम कर रहा है? ये दोनों नली को सटने से, पचकने से रोकता है। बोलेंगे सर इससे फायदा क्या है? समझिए ढंग से, इससे फायदा क्या है? बाबू देखिए
अब जब कुछ मान लीजिए खा लिए या फिर सांस ले लिए, सांस ले लिए, सांस तो अंदर गया, लेकिन ये कार्टिलेज खराब हो जाएगा या घुसा जाएगा। जब हम कार्टिलेज घुसा जाएंगे और कार्टिलेज हो जाएगा एकदम, मतलब ये मोड़ चोड़ के टूट जाएगा, मान लो ये टूट जाएगा। एक बात बताओ, ऊपर का जितना भी होगा पचक जाएगा कि नहीं? मतलब सांस लिए, सांस लेने को ले लिए, चल गया अंदर, अब गैसवा बाहर नहीं निकलेगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे तो बाबूआ ये जो पचक गया होता है, जो कार्टिलेज रहबे ना करेगा, सांस ले लिया पचक गया, कहेगा हम काम ही नहीं करेंगे, जो शुरू करेगा। अब अगर बात पचक जाएगा तो क्या सांस आप बाहर निकाल पाएगा? बिल्कुल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि पचक गया। मान कोई मर नहीं जाता, हाँ जा टपक गई, लोग मर जाएंगे इसी। मतलब कि अगर अब सोचो जरा कि कार्टिलेज का कितना काम है भाई, इसको पचकने से रोकता है, पचकने से रोकता है। अगर ये नहीं रहेगा तो पचक जाएगा, पता चले सांस ले असोसियल लेते टंगा गए, लो जो भाई गल काम से है ये था। तो कार्टिलेज बहुत काम करता है, यानी कि यहाँ पर कर देंगे कि कार्टिलेज जो होता है बबुआ, कार्टिलेज होता है ग्रास नली को पचकने से रोकता है, ग्रास नली को पचकने से रोकता है। ग्रास नली को पचकने से रोकता है कौन? कार्टिलेज। ग्रास नली को पचकने से कौन रोकता है भाई? कार्टिलेज। किसी को दिक्कत? अब आगे देखते हैं। देखिए ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं है। पाचन किसे कहते हैं? टूर फूर करना, एंजाइम मिलाना। लेकिन ग्रास नली में किसी भी प्रकार का एंजाइम निकलता ही नहीं है, नहीं कोई थुरता है। मतलब ग्रास नली एक प्रकार से ये कि ये नली है, केवल खाना आता है, सरकता है। ये ध्यान में रखना, खाना क्या होता है? सरकता है। इसका काम ये है कि ग्रास नली से केवल भोजन अमाशय तक जाता है, यानी कि ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। एक क्वेश्चन दमदार पूछेगा कि बाबू वो कौन सा स्थान है आहार नल का, ऐसा कौन सा भाग है जहां पर पाचन की क्रिया नहीं होती है? तो वो ग्रास नली होगा। यानी कि ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली शुरुआत कहां होती है? मुख गुहिका से। ग्रास नली की शुरुआत मुख गुहिका से। ग्रास नली की लंबाई 34 से 35 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली अमाशय में खुलती है। ग्रास नली कहां खुलती है भाई? अमाशय में। उसके बाद जो ग्रास नली है ए में फूड और विंड पाइप भी होती है, मतलब श्वास नली भी इसी में होती है और भोजन की नली भी इसी में होती है। उसके बाद इसी में कार्टिलेज उपस्थित होता है। क्या होता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसा होता है? ये उल्टा यू के आकार का होता है। कैसा होता है? यू के आकार का होता है। और ये कार्टिलेज ग्रास नली को, सॉरी यहां पर भूल गए हम, यहां पर ग्रास नली को होगा। कार्टिलेज ग्रास नली को पचकने से रोकता है। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसका स्क्रीनशॉट एक लीजिए। ले लिए। अब हम आगे देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। समझिए, ये जो ग्रास नली होता है बबुआ ना, एमन पाचन की क्रिया बिल्कुल ही नहीं होती है। लेकिन आपको मैं बात बता दूं कि ग्रास नली में क्रमानुकुंचन गति होती है। क्रमानुकुंचन गति होती है। अब कहेंगे सर ग्रास नली में क्रमानुकुंचन, ये क्रमानुकुंचन गति क्या है? क्रमानुकुंचन गति क्या है? तो बाबू हम बताना चाहेंगे, क्रमानुकुंचन मतलब क्रम से जाना। क्रम से जाना। खाना जो होता है ना धीरे धीरे सरकता है। समझ में आया कि नहीं? अब एक बात बताओ जरा, अगर ये कार्टिलेज नहीं होता, ये देखेंगे ना कहीं कहीं ऐसे समझो, कहीं पचकेगा कहीं चौड़ा रहेगा, कहीं पचकेगा कहीं चौड़ा रहेगा, कहीं पचकेगा कहीं चौड़ा रहेगा। दिख रहा है कि नहीं? बोलेंगे सर इस आकार का क्या होता है? आप तो वैसे बनाए बबुआ, बना दिए हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। बोलेंगे सर ये क्यों होता है? कभी चौड़ा होता है कभी
आप एक बात बताओ, अगर अगर ये सीधा पाइप रहता, अगर ये सीधा पाइप रहता बबुआ, अगर आप पानी ढकेलते, अगर पानी पीते तो धाए धाए एकदम पेटे में जाता, अमाशय पर धाए धाए बोलता, आपका पेट दर्द करने लगता। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से होता है, जैसे कि आप पानी पिएंगे या खाना खाएंगे तो आएगा जल्दी से, लेकिन हैजा कम स्थान पाने की वजह से हैजा खानवा रुक जाएगा, हवा रुक जाएगा, पानी रुक जाएगा, फिर अगवा धीरे धीरे जाएगा, लेकिन फिर जगह खोजेगा, फिर जल्दी से जाएगा। देख रहे हैं, मतलब जहां जगह पाएगा जल्दी से जाएगा, जहां तेजी से मतलब कि जगह कम पड़ा धीरे हो जाएगा। याद करिए कि रोड पर ठोकर लगाया जाता है, जो ठोकर नहीं बनते हैं रोड पर, तो ठोकर क्यों बनाए जाते हैं दूर दूर पर, क्योंकि जो स्पीड से आ रही है गाड़ी वो ठोकर पर रुक जाए, यानी कि उसकी स्पीड धीमी हो जाए, फिर आगे ठोकर होता है, तनी से स्पीड बढ़ाए फिर ठोकर आ गया, तनी स्पीड बढ़ाए फिर ठोकर आ गया। ये क्यों होता है, ताकि धीरे धीरे चलती रहे और कुल चीज करते रहे। तो धीरे धीरे यानी कि क्रम से जाना ही क्रमानुकुचन गति कहलाता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं इतना, तो इतना। अब इसी में देखिए फेरिंग्स यानी कि लैरिंग्स भी होता है, इसी में लैरिंग्स, लैरिंग्स को कहते हैं स्वर यंत्र। क्या कहते हैं, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। आगे श्वसन तंत्र में पढ़ाएंगे स्वर यंत्र क्या होता है, बट इसी में पाया जाता है। इसमें यहां से ध्वनि निकलती है, क्या निकलती है, ध्वनि। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं। आज हम लोगों का ग्रास नली खत्म। अब हम चलते हैं, अब देखिए जैसे ही भोजन, अब भोजन तो यहाँ ले आ गया, अब भोजन यहाँ आएगा ना, अब अमाशय में एंटर करेगा। कहां करेगा, अमाशय में। अब हम लोग अमाशय पढ़ते हैं, समझिएगा बाबू ध्यान से, तनी 2 मिनट। देखिए अब अमाशय में जैसे ही भोजन जाएगा, अमाशय में जैसे जाएगा तो हम एक तनी से हम अलग से बनाते हैं समझाने के लिए, समझिएगा। ये हो गया अमाशय। देखिए जैसे ही अमाशय में भोजन जाएगा ना, तो अमाशय के पहला भाग को कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं, कार्डियक। अमाशय के प्रथम भाग को क्या कहेंगे, कार्डियक। ये होता है फर्स्ट पार्ट। क्या होता है, फर्स्ट पार्ट। अमाशय के पहला भाग को कहेंगे कार्डियक, और जो अंतिम भाग कहेंगे, अंतिम भाग को कहते हैं पायलोरिक। क्या कहते हैं, पायलोरिक। अंतिम भाग को क्या कहेंगे, पायलोरिक। और ई जो होता है इसको कहते हैं फंडिक। क्या कहते हैं, फंडिक। उसके बाद हई जो होता है, ऐसे एक संरचना होती है, इसको हम लोग कहते हैं रोजी। क्या कहते हैं, रोजी। समझिए उसके बाद जो बचता है उसको कहते हैं शेषाग्र। क्या कहते हैं, शेषाग्र। जो शेष बचता है उसको कहते हैं शेषाग्र। देखिए अमाशय में मेनली 4 पार्ट पाए जाते हैं। पहला भाग को कहते हैं कार्डियक, जो कि ग्रास नली में, ग्रास नली आकर खुलती है कार्डियक में। एक पाया जाता है फंडिक, फंडिक नहीं बताएंगे, आगे जो एंजाइम्स निकलते हैं फंडिक से ही निकलते हैं। उसके बाद जो अंतिम भाग होता है उसको कहते हैं पायलोरिक। जिसको पायलोरिक, ये अंतिम भाग होता है अमाशय का। एक रोजी नुमा संरचना, कांटे नुमा संरचना होती है, जिसको हम लोग कहते हैं रोजी। क्या कहते हैं, रोजी। समझ में आया, इतना बना लीजिएगा। आगे हम समझाते हैं कैसे, समझिएगा ध्यान से। जो बबुआ अमाशय होता है ना, अमाशय जैसे ही भोजन आता है, जैसे ही भोजन आता है, ये भोजन जैसे आएगा, फंडिक से निकलेगा 4 प्रकार का एंजाइम। फंडिक से क्या निकलेगा, 4 प्रकार का एंजाइम निकलेगा। आप जानते हैं पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज। पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, और पेप्सिन, रेनिन। उसके बाद म्यूकस भी इसी में से निकलता है। उसके बाद HCl निकलेगा। ये 4 चीज निकलता है। इन चारों चीज को मिलाकर हम लोग कहते हैं जठर रस। क्या कहते हैं, जठर रस। इन चारों को मिला के क्या कहते हैं, जठर रस। आगे हम लिखवाएंगे, घबराइएगा मत। जठर रस में ये चारों निकलते हैं, और ये चारों अन्य अन्य चीजों का पाचन करते हैं। और जो HCl का अलग काम होता है, पेप्सिन का अलग काम होता है, रेनिन का अलग काम होता है। समझ में आई। जो रोजी है ना बाबू, तो समझिए ध्यान से। जब पाचन की क्रिया होती है तो पाचन की क्रिया मिनिमम 4 से 5 घंटे लेती है पचाने में, या 3 से 4 घंटा लेती है पचाने में, मिनिमम। मतलब अगर भोजन कोई पच रहा है तो 4 से 5 घंटा या 3 से 4 घंटा लगता है। एक बात बताओ, अगर अगर ये सब नहीं रहता तो सोचो, ये भी तो एक नली है। अगर खनवा आएगा बाबू, खनवा आएगा तो अब सोचो ना, एकदम खोड़े नली है, खाना आएगा तो अपने से रुक जाएगा, कोई नहीं रुकेगा, तो ये तो डायरेक्ट ह्यूमन चल जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये जो रोजी होता है ना, ये खनवा को रोक के रखता है। जब तक थूरा नहीं जाता है ना, तब तक रोके, अरे रुक रुक रुक, अभी तो थूरना है, रोक के रखता है। ये रोजी खाना वाना को रोक के रखता है। जब तक थूरा नहीं जाता है तब तक छोड़ता नहीं है। 4 से 5 घंटा लगता है थूराने में। समझ में आया। अब हम पढ़ाते हैं, समझिए ध्यान से। जो अमाशय होता है बबू, अमाशय,
अमाशय जो होता है वो 35 सेंटीमीटर लंबी होती है। अमाशय की अगर लंबाई बताया जाए, अमाशय की लंबाई, जो अमाशय की लंबाई होती है वो 35 सेंटीमीटर होती है। अमाशय की लंबाई कितनी होती है? 35 सेंटीमीटर। और जो अमाशय की आकार होता है, अमाशय का आकार, इसका जो आकार है ना, देखेंगे तो जे के आकार का रहेगा, जे के आकार का। अमाशय का आकार कैसा होता है बाबू? जे के आकार का होता है। अमाशय का आकार जे का आकार। अच्छा, अमाशय का पहला भाग क्या होगा? यहां लिखेंगे पहला भाग, पहला भाग। अमाशय का पहला भाग क्या हो जाएगा? कार्डियक। अमाशय का पहला भाग कार्डियक। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं? देखिए, अमाशय का पहला भाग कार्डियक, और कार्डियक में ही ग्रास नली खुलती है। ग्रास नली खुलती है। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये शॉर्टकट समझ लीजिएगा थोड़ा सा। पहला भाग होता है कार्डियक, अमाशय का पहला भाग कार्डियक, और कार्डियक में ही ग्रास नली खुलती है। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? अब हम चलते हैं अमाशय। अमाशय में आगे जाएंगे बबुआ, तो अमाशय से जठर रस निकलता है। जठर रस निकलता है। अमाशय से जठर रस निकलता है। तो अमाशय से जब जठर रस निकलता है, तो ये जठर रस आखिरकार निकलता कहां से है? देखिए, जो जठर रस होता है वो एक जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि, जो जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। समझ में आया? और ये जठर ग्रंथियां जो है ना, वो 3.5 करोड़ होती है। कितने करोड़ होती है? 3.5 करोड़। जठर ग्रंथि कितनी होती है? 3.5 करोड़। जठर ग्रंथि कितनी होती है? 3.5 करोड़। अब देखिए, जठर जो ग्रंथि है, इससे जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस। पहले इतना उतरिए, आगे हम बताते हैं। बता रहे इतना, पानी पीते हैं थोड़े। हो गया? स्क्रीन शॉट मार ले जाती है। अब देखिए, जो जठर रस निकलता है बाबू, आगे हम बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। जठर रस, जो जठर रस होता है, इसमें 3-4 चीज होता है। एक होता है पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन। और दूसरा होता है रेनिन। क्या होता है? रेनिन। तीसरा होता है आपका म्यूकस। उसके बाद होता है HCl। क्या होता है? HCl। म्यूकस का होता है HCl। समझिएगा ध्यान से एकदम। देखिए, जैसे ही भोजन आता है, ये जो पेप्सिन होता है, ये जो पेप्सिन होता है ना, ये प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को। यानी कि पेप्सिन, भाई आप खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, हर चीज खा रहे हैं, तो मन बताइए प्रोटीन आएगा कि नहीं? यानी कि जैसे ही अंदर जाता है, तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? प्रोटीन का पाचन पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? पेप्सिन। और ये जो पेप्सिन रहेगा ना, पेप्सिन प्रोटीन को, किसको? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? पेप्टोन। पेप्टोन, पेप्टोन में तोड़ देता है, तोड़ता है। बोलिए, इतना समझ में आया कि नहीं? यानी कि जैसे ही अमाशय में आता है, जो प्रोटीन होता है, ओकरा कौन तोड़ देता है? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। ये जो रेनिन होता है, ये भी प्रोटीन को ही पचाता है। रेनिन जो होता है, ये भी किसको पचाता है? प्रोटीन को ही पचाता है। लेकिन बाबू, ये प्रोटीन को पचाता है, लेकिन इसका काम होता है दूध से दही बनाना। दूध से दही बनाना, दूध से दही में कन्वर्ट करता है। दूध से किस में करता है? दही में। ये ध्यान रखिएगा, ये जो रेनिन होता है बाबू, ये जो रेनिन होता है, ये बच्चों में ज्यादा होता है। बच्चों में ज्यादा होता है। क्या होता है? रेनिन बच्चों में ज्यादा होता है। रेनिन बच्चों में ज्यादा होता है। देखेंगे, छोटा बच्चा जो नहीं होता है, अब इन्हें दूध पिया, जब उलटेगा ना, जब उल्टेगा, तो मतलब कि दही जैसे निकलता है, लट्ठा लट्ठा टाइप निकलता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों में रेनिन ज्यादा, और जैसे ही दूध पिएगा, वैसे ही धोके ऊपर छोड़ देगा, पचा देगा, तुरंत पचा देगा। पचा कर के मन बदल देगा, दूध रहेगा, दही में बदल देगा। रेनिन हम लोगों में मात्रा कम पाई जाती है। अब आगे देखिए, जो म्यूकस होता है बाबू, ये क्षारी होता है। कैसा होता है? क्षारी। म्यूकस का होता है क्षारी। ये क्या करता है? म्यूकस का बड़ा काम जरूरी है। अभी म्यूकस से पहले हम HCl पढ़ाते हैं, समझिए ध्यान से। HCl का जो फुल फॉर्म होता है, उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए HCl जो होता है ये कीटाणुनाशक है, हम पहले भी बता चुके हैं कीटाणुनाशक है। HCl क्या करता है? कीटाणुनाशक। और HCl क्या होता है? खट्टा होता है। HCl क्या करता है? खट्टा होता है। HCl क्या होता है? खट्टा। आगे हम बताएंगे HCl क्या होता है। HCl का स्वाद कैसे होता है? खट्टा। ये कीटाणुओं को मारता है, ये जस्ट लाइक तेजाब होता है। क्या होता है? तेजाब। समझिए ध्यान से, जैसे हम बताए थे मुख में जो कीटाणु होते हैं वो 30% पच जाते हैं, 30% पच जाते हैं, और जो कीटाणु होते हैं उनको लाइसोजाइम कुछ मार देता है, और जो बच जाता है उसको कौन मारता है? नीचे आने पर HCl देखते रहता है, कोपचे में रख के थूक देता है, लो भैया काम खत्म हो गया। तो ये कीटाणु नाशक होता है, यानी कि कीटाणु को मारता है। दूसरी बात ये कि जो HCl होता है ये भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को क्या करता है? अम्लीय बनाता है। भोजन को अम्लीय बनाने का काम कौन करता है? HCl। भोजन को अम्लीय बनाने का काम HCl। इतना समझ में आया? देखो अब एक बात बताओ, बोलेंगे सर जी हमारे पेट में HCl पा रहा है, यानी कि तेजाब पा रहा है, तो हमारा पेट तो जल जाना चाहिए, कि क्यों नहीं जला? तो बाबू ये इसलिए नहीं जल रहा है कि ये जो अमाशय आपको दिख रहा है तो HCl निकलता है, ठीक है, लेकिन इनकी दीवारों पर म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस। और ये म्यूकस होता है बेस, यानी कि ये क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। और ये क्षार जो होता है इधर से अम्ल हो गया, इधर से क्या हो गया? अम्ल। और अम्ल और क्षार आपको पता होगा कि जब मिलते हैं तो दोनों क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? न्यूट्रल, यानी उदासीन कर देते हैं, जिससे कि इसकी दीवार बच जाती है। यानी कि म्यूकस का काम क्या होता है कि म्यूकस का काम क्या होता है कि HCl के प्रभाव से दीवारों का सुरक्षा, HCl के प्रभाव से, HCl के प्रभाव से दीवारों की सुरक्षा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? HCl के प्रभाव से दीवारों की सुरक्षा करता है। इतना समझ में आया? ये है अमाशय। अब हम तनी से बताते हैं रोजी के बारे में। क्या बताते हैं? रोजी। रोजी के बारे में बता दिए कि जो रोजी होता है बबुआ, ये भोजन को रोक के रखता है। भोजन को क्या करता है? भोजन को रोक कर रखता है, भोजन को रोक कर रखता है। और भोजन का जो पाचन होता है पेटे में, जो पाचन होता है वो 3 से 4 घंटा लेता है। कितने घंटा लेता है? 3 से 4 घंटा। भोजन का पाचन करने में कितना घंटा लेता है? 3 से 4 घंटा लेता है। लेकिन हम दो बातें मैंने बताए थे कि बबुआ जो मुख में, यानी कि जो मुख में भोजन होता है कुचायल, मुख में जो भोजन होता है ओकरा हम लोग कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। यानी कि मुख में कुचा गया भोजन ओकरा कहेंगे बोलस, मुख में कुचायल भोजन को बोलस। लेकिन अमाशय में, यानी कि पेट में कुचायल भोजन को, यानी कि पेट में कुचा हुआ भोजन को, पेट में कुचा हुआ भोजन को हम लोग कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ये दो बातें, यानी कि मुख में कुचायल भोजन है तो बोलस, और पेट में कुचायल भोजन है तो काइम। इतना समझ में आया? बाकी इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, मेरे साथ लिखेंगे तो समझ में आएगा। समझ में आया कि नहीं? अब हम आशा बता दिए, ग्रंथि बता दिए। अब हम आगे के चैप्टर में बताएंगे। यहाँ पर होता है पित्ताशय, जिसको कहते हैं लीवर, ये बता देंगे, आगे बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।